डैनियल रीड अपने मंद रोशनी वाले अपार्टमेंट में अकेले बैठे कॉफी टेबल पर फ्रेम की हुई तस्वीर को घूर रहे थे। यह उनकी और उनके पिता की एक पुरानी तस्वीर थी, जिसे सालों पहले मछली पकड़ने की यात्रा के दौरान लिया गया था। उनके पिता की मुस्कान में गर्मजोशी थी, लेकिन अब वो मुस्कान डैनियल द्वारा खोई गई चीजों की दर्दनाक याद दिलाती है। उन्होंने अपने बिखरे बालों में उंगलियां फिराते हुए गहरी सांस ली। उनके पिता को अचानक दिल का दौरा पड़ने से गुजरे 6 महीने हो चुके थे और डैनियल अभी भी उस दुख के बोझ से मुक्त नहीं हो पाए थे, जो उनके ऊपर शीशे के कंबल की तरह दबा हुआ था। हर दिन पिछले दिन से ज्यादा भारी लग रहा था। जो काम कभी उनका जुनून था, अब उसे बेमतलब लगने लगा था। एक वास्तुकार के रूप में वे अपनी आत्मा को संरचनाओं को डिजाइन करने में लगाते थे, ऐसी इमारतें जो ऊंची और मजबूत हों, जैसा कि उनके पिता हमेशा उन्हें करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। लेकिन हाल ही में ब्लूप्रिंट भी खोखले लगने लगे। डैनियल ने दीवार पर टंगे कैलेंडर पर नजर डाली। आज उनके पिता का जन्मदिन होता। उन्होंने कुछ खास योजना नहीं बनाई थी। जब सबसे ज्यादा मायने रखने वाला व्यक्ति यहाँ नहीं था, तो वे जश्न कैसे मना सकते थे? फिर भी उसके अंदर कुछ हलचल हुई। एक शांत आवाज उसे किसी तरह अपने पिता की याद को सम्मान देने के लिए प्रेरित कर रही थी। शायद यह अपराधबोध था या शायद ये प्यार था। किसी भी तरह से वो जानता था कि वो पूरा दिन उदास होकर नहीं बिता सकता। अनिच्छा से कराहते हुए डैनियल ने खुद को सोफे से धकेला और अपनी जैकेट पकड़ ली। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा था, लेकिन इस अपार्टमेंट में बंद रहना मदद नहीं कर रहा था। जैसे ही वो बाहर निकला, ठंडी शरद ऋतु की हवा ने उसे अपने साथ गिरे हुए पत्तों की हल्की खुशबू के साथ मारा। हफ्तों में पहली बार उसे स्पष्टता की झलक महसूस हुई। शायद आज शोक मनाने का दिन नहीं था, शायद यह आगे बढ़ने का रास्ता खोजने के बारे में था। जैसे ही डैनियल सड़कों पर लक्ष्यहीन रूप से भटक रहा था, उसके पैर उसे शहर के एक अपरिचित हिस्से में ले गए। उसने खुद को एक छोटी सी इमारत के सामने खड़ा पाया, जिस पर होपफुल पॉज एनिमल शेल्टर लिखा था। जिज्ञासा ने उसे खींचा। उसने पहले कभी किसी पालतू जानवर को गोद लेने के बारे में नहीं सोचा था। उसकी व्यस्त जीवनशैली में ऐसी जिम्मेदारियों के लिए बहुत कम जगह बचती थी, लेकिन आश्रय में कुछ ऐसा था जिसने उसे आकर्षित किया। दरवाजा खोलते ही डैनियल का स्वागत कुत्तों के भौंकने की आवाज और हंसमुख स्वयंसेवकों की हलचल से हुआ। काउंटर के पास पहुंचते ही रिसेप्शनिस्ट गर्मजोशी से मुस्कुराई। नमस्ते, क्या आप यहाँ गोद लेने के लिए हैं? उसने पूछा। बिल्कुल नहीं, डैनियल ने झिझकते हुए उत्तर दिया। मैं बस इधर उधर देख रहा हूँ। ठीक है, अपना समय ले। उसने उसे गोद लेने के फॉर्म के साथ एक क्लिपबोर्ड सौंपते हुए कहा। मुझे बताएं कि क्या आप हमारे किसी प्यारे दोस्त से मिलना चाहते हैं? डैनियल ने सिर हिलाया और केनेल की पंक्तियों के नीचे चलना शुरू कर दिया। प्रत्येक कुत्ते ने उसे हिलती हुई पूंछ और उम्मीद भरी आंखों से अभिवादन किया। उन आंखों में उदासी थी, दर्द का प्रतिबिंब, जिसे डैनियल ने बहुत अच्छे से पहचान लिया था। उसका नाम क्या है? डैनियल ने पास में खड़े स्वयंसेवक से पूछा। उसने धीरे से जवाब दिया कि वो रॉकी है। अपने पिछले मालिकों द्वारा त्याग दिए जाने के बाद वो हमारे पास आया था। बेचारे को अपनी नस्ल की वजह से घर पाने में ज्यादा किस्मत नहीं मिली है। डैनियल रॉकी की नजरों से मिलते हुए घुटनों के बल बैठ गया। कुत्ता धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ और केनेल की सलाखों पर अपनी नाक दबा दी। रॉकी के शांत व्यवहार और शांत ताकत में कुछ ऐसा था जिसने डैनियल को उसके अपने पिता की याद दिला दी, लचीला, वफादार और अप्रयुक्त क्षमता से भरा हुआ। मुझे लगता है कि मैं उससे मिलना चाहूंगा, डैनियल ने अंत में कहा। आवश्यक कागजी कार्रवाई भरने और गोद लेने की फीस का भुगतान करने के बाद डैनियल ने रॉकी को अपनी कार में बिठाया और अपने अपार्टमेंट में वापस चला गया। जब वे घर पहुंचे तो डैनियल ने रॉकी के लिए लिविंग रूम में एक अस्थायी बिस्तर लगाया और उसे अपने नए परिवेश से परिचित कराया। आश्चर्य की बात यह रही कि रॉकी ने जल्दी से अपने आप को ढाल लिया और उत्सुकता से इधर उधर सूंघते हुए कंबल पर लेट गया। कुत्ते को सिकुड़ते और सोते हुए देखकर डैनियल को एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। कई महीनों में पहली बार उसे पूरी तरह से अकेलापन महसूस नहीं हुआ। अगले कुछ दिनों में डैनियल और रॉकी के बीच एक ऐसा बंधन बन गया जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। सुबह की सैर एक दिनचर्या बन गई और शामें साथ में सोफे पर आराम करते हुए बीतने लगी। रॉकी की मौजूदगी ने डैनियल के पिता द्वारा छोड़े गए खालीपन को भर दिया और उसे साथ और बिना शर्त प्यार दिया। बदले में डैनियल ने रॉकी को स्थिरता और देखभाल प्रदान की, जिससे उसे अपने आघात से उबरने में मदद मिली। लेकिन जब डैनियल के लिए चीजें बेहतर हो रही थी, तो वो आगे आने वाली चुनौतियों को अनदेखा नहीं कर सकता था। पिटबुल को गोद लेना अपनी तरह की जटिलताओं के साथ आया, खासकर ऐसी दुनिया में जहां लोग अक्सर रूढ़ियों के आधार पर नस्ल का मूल्यांकन करते हैं।
डैनियल को शायद ही पता था कि ये चुनौतियां जल्द ही किसी अन्य व्यक्ति के डर से टकराएंगी और प्यार, विश्वास और स्वीकृति की सीमाओं का परीक्षण करेगी। लॉरा मिशेल हमेशा से ही शांत और मजबूत महिला रही हैं, लेकिन उनके जीवन में डर ने आकार लिया था। बचपन की दर्दनाक घटना, जिस दिन उनकी छोटी बहन एम्मा पर उनके पड़ोसी के जर्मन शेपर्ड ने हमला किया था, ने उनके मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। उसे ये सब अच्छी तरह याद था। एम्मा की चीखें, उसकी पसंदीदा पीली ड्रेस पर खून के धब्बे और पोर्च से उसे देखकर उसे जो बेबसी महसूस हुई। उसके माता पिता ने पड़ोसियों पर मुकदमा दायर किया था और हालांकि उन्होंने समझौता जीत लिया था, लेकिन कोई भी राशि उस निशान को मिटा नहीं सकती थी। एम्मा को अपने आघात से उबरने के लिए कई वर्षों तक थेरेपी की जरूरत पड़ी और लॉरा ने अपनी सुरक्षात्मक प्रवृत्ति को बाल चिकित्सा नर्स बनने में बदल दिया। उसका करियर उसका कवच बन गया, ये सुनिश्चित करने का उसका तरीका कि दूसरे बच्चे उसकी बहन की तरह पीड़ित न हों। लेकिन अपने शांत बाहरी आवरण के नीचे लॉरा के मन में बड़े कुत्तों का एक गहरा डर था, खासकर उन कुत्तों का जो आक्रामक होने के लिए जाने जाते थे। जब वो मेपल स्ट्रीट कॉफी शॉप में डैनियल रीड से मिली, तो उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका अतीत उसके वर्तमान से इतनी गहराई से टकराएगा। उनकी मुलाकात संयोगवश हुई थी, या ऐसा पहले लगा था। लॉरा ने डैनियल से टकराकर उसकी सारी लेटें उसके आर्किटेक्चरल ड्राइंग पर गिरा दी थी, जो एक अजीबोगरीब बातचीत के रूप में शुरू हुआ, वो जल्दी ही एक आसान बातचीत में बदल गया। उन्होंने पाया कि उनकी रुचियां समान हैं, वे एक दूसरे के चुटकुलों पर हंसे और अलग होने से पहले एक दूसरे के नंबरों का आदान प्रदान किया। जैसे जैसे उनका रिश्ता आगे बढ़ा, डैनियल ने सहजता से कुत्ते के होने का जिक्र किया। लॉरा ने मान लिया कि यह कोई छोटी और संभालने लायक चीज होगी, एक बीगल या एक गोल्डन रिट्रीवर। उसने कभी इस सच्चाई की कल्पना नहीं की थी, जब तक कि डैनियल ने उसे अपने अपार्टमेंट में आमंत्रित नहीं किया। रॉकी बहुत ही सौम्य, डैनियल ने उसे आश्वस्त किया जब वे दरवाजे के पास पहुंचे। आप देखेंगे। जब लॉरा ने पहली बार रॉकी को देखा तो उसका दिल लगभग रुक गया। ब्रिंडल पिटबुल के मांसल शरीर और चौड़े सिर ने उसके दिमाग में हर खतरे की घंटी बजा दी। एम्मा के हमले की यादें वापस आ गईं, जिससे उसकी हथेलियां पसीने से तर हो गईं और उसकी सांस फूलने लगी। रॉकी के स्वभाव के बारे में डैनियल के आश्वासन के बावजूद लॉरा अपनी बेचैनी को दूर नहीं कर सकी। रॉकी ने उसकी बेचैनी को महसूस करते हुए उसे जगह देते हुए अपने बिस्तर पर वापस आ गया। ये सम्मान का इशारा था, हालांकि लॉरा ने इसे सावधानी के रूप में समझा। कुत्ते के साथ हर बातचीत उसके अतीत से रंगी हुई थी और डैनियल के धैर्य के बावजूद लॉरा को उसके लिए अपनी बढ़ती भावनाओं और उसके कुत्ते के डर के बीच सामंजस्य बिठाने में संघर्ष करना पड़ा। डैनियल ने अपने अपार्टमेंट से दूर डेट की व्यवस्था करके लॉरा की चिंता को कम करने की कोशिश की। उसे उम्मीद थी कि समय और दूरी उसे पिटबुल के साथ रहने के विचार को अपनाने में मदद करेगी। इस बीच लॉरा ने खुद को नस्ल पर शोध करने में झोंक दिया। उसने अनगिनत लेख पढ़े, जिनमें से कुछ पिटबुल के वीरतापूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालते थे, जबकि अन्य भयानक हमलों का वर्णन करते थे। रॉकी के साथ उसका हर सकारात्मक अनुभव किसी अन्य समाचार रिपोर्ट या एम्मा की पीड़ा की यादों से प्रभावित था। तनाव उस समय चरम पर पहुंच गया जब एम्मा पहली बार डैनियल के अपार्टमेंट में गई। रॉकी को देखते ही एम्मा का चेहरा पीला पड़ गया। मैं वहां नहीं जा रही हूं, उसने अंदर पैर रखने से इनकार कर दिया। इस घटना ने पारिवारिक संकट को जन्म दिया और लॉरा के माता पिता ने एम्मा का पक्ष लिया और उसे एक खतरनाक नस्ल के साथ रहने के जोखिमों के बारे में चेतावनी दी। केवल डैनियल के लिए लॉरा के प्यार ने उन्हें एक साथ रखा। उसके डर की उसकी समझ और उसके और रॉकी दोनों के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता ने उसे संदेह से बाहर निकलने में मदद की। फिर भी उनकी शादी के बाद भी अंतर्निहित तनाव बना रहा। विवाह ने नई चुनौतियां ला दी। लॉरा ने रॉकी में ऐसे गुण देखे जो उसके डर के विपरीत थे। जब उसे उसकी बेचैनी का एहसास हुआ तो वो दूर चला गया। कभी आक्रामक तरीके से नहीं उछला या भौंका और पड़ोस के बच्चे उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन विश्वास बनाना मुश्किल था, खासकर जब वो सोफी के साथ गर्भवती हुई। गर्भावस्था ने लॉरा की सुरक्षात्मक प्रवृत्ति को और बढ़ा दिया। कुत्तों द्वारा शिशुओं पर हमला करने की डरावनी कहानियां पढ़कर रातों की नींद हराम हो जाती थी। बच्चों के साथ रॉकी की सिद्ध कोमलता के बारे में डैनियल के आश्वासन के बावजूद लॉरा अपने दिमाग में सावधानी की आवाज को दबा नहीं पाई। उसकी मात्र प्रवृत्ति और डैनियल के निर्णय पर भरोसा करने की उसकी इच्छा के बीच संघर्ष उनके विवाह में तनाव का एक बढ़ता स्रोत बन गया। एम्मा के लगातार फोन कॉल ने मदद नहीं की। एक गर्म बातचीत के दौरान उसने चेतावनी दी कि सब कुछ बदलने के लिए बस एक पल, एक ट्रिगर की जरूरत होती है।
हालांकि लॉरा जानती थी कि उसकी बहन आघात की जगह से बोल रही थी, लेकिन शब्द उसके दिमाग में छाया की तरह छाए रहे। सोफी का जन्म एक महत्वपूर्ण मोड़ था, लेकिन वो नहीं जिसकी लॉरा ने उम्मीद की थी। सोफी को घर लाने से घर की गतिशीलता में सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव आए। रॉकी, जो हमेशा से ही सावधान रहता था, नवजात शिशु के लिए हमेशा छाया की तरह बन गया। उसने खुद को रणनीतिक रूप से इतना करीब रखा कि वो देख सके, लेकिन इतना दूर भी कि लॉरा को चिंता न हो। रात में रॉकी डैनियल के घर के कार्यालय में अपना सामान्य स्थान छोड़कर सोफी की नर्सरी के बाहर लेट गया। उसकी सतर्कता ने डैनियल को छुआ, जो कुत्ते के सुरक्षात्मक स्वभाव पर आश्चर्यचकित था। हालांकि लॉरा के लिए ये परेशान करने वाला था। उसने देखा कि कैसे रॉकी ने सोफी के गिरे हुए पेसिफायर को सावधानी से उठाया और सीधे उसके पास जाने के बजाय डैनियल के पास लाया। जहां डैनियल ने इसे रॉकी की वफादारी के सबूत के रूप में देखा, वहीं लॉरा ने इसे अलगाव के रूप में समझा। छोटे छोटे तरीकों से तनाव सामने आया। जब भी रॉकी उस कमरे में प्रवेश करता जहां सोफी कुत्ते को स्थिर कर रही थी और मार्गदर्शन के लिए डैनियल की ओर देख रही थी, तो लॉरा तनाव में आ जाती। अलिखित नियम सामने आए। रॉकी को नर्सरी में जाने की अनुमति नहीं थी। वो भोजन के दौरान सोफी के पास नहीं रह सकता था और डायपर बदलने के दौरान उसे दूसरे कमरे में रहना पड़ता था। डैनियल ने शांति बनाए रखने का पालन किया, लेकिन उसने देखा कि रॉकी की बढ़ती उलझन और बाहर रखे जाने पर दुख। मार्गरेट थॉम्पसन जैसे पड़ोसियों ने आग में घी डालने का काम किया। गैरजिम्मेदार माता पिता और खतरनाक नस्लों के बारे में उसकी गपशप ने लॉरा को न्यायोचित और रक्षात्मक महसूस कराया। आगे की चुनौतियों के लिए मंच तैयार करने वाला दबाव बढ़ता गया। मंगलवार की उमस भरी शाम को मेपलवुड गृहस्वामी संघ की बैठक ने रॉकी के खिलाफ एक पड़ोसव्यापी अभियान की शुरुआत की। मार्गरेट थॉम्पसन ने मुद्रित समाचार लेखों का एक मोटा फोल्डर पकड़ रखा था और एकत्रित निवासियों को संबोधित करने के लिए खड़ी हुई। जब वो अपने परिवार के अनुकूल समुदाय में रहने वाले खतरनाक पिटबुल के बारे में बोल रही थी, तो उनकी आवाज़ पूर्वाभ्यास की चिंता से कांप रही थी। पिछले हफ्ते ही मैंने देखा कि कुत्ता खेल के मैदान में बच्चों पर नजर रख रहा था। मार्गरेट ने सुविधाजनक रूप से यह बताते हुए घोषणा की कि रॉकी को पट्टे से बांधा गया था और उस समय वो चुपचाप डैनियल के पास बैठा था। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? एक त्रासदी? उसके शब्दों ने एकत्रित पड़ोसियों के बीच सहमति की फुसफुसाहट पैदा कर दी। शीर्षक बोल्ड था और नाम जल्दी ही एकत्रित हो गए, जिनमें वे लोग भी शामिल थे जिन्होंने पहले रॉकी को दुलारा था और उसके सौम्य स्वभाव पर टिप्पणी की थी। हस्ताक्षर करने के लिए सामाजिक दबाव बहुत ज्यादा था। मार्गरेट और उसके सहयोगियों ने सुझाव दिया कि जो कोई भी इनकार करता है वो बच्चों की सुरक्षा से ज्यादा एक क्रूर जानवर को प्राथमिकता दे रहा है। लॉरा ने एक सुबह अपने सामने के दरवाजे पर याचिका को टेप से चिपका हुआ पाया। जब उसने हस्ताक्षरों को पढ़ा तो उसने उन पड़ोसियों के नाम पहचान लिए जो सोफी के बेबी शॉवर में शामिल हुए थे और जिन्होंने जन्म के बाद उनके लिए कैसरोल लाए थे। विश्वासघात ने उसे बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई, लेकिन उससे भी ज्यादा उसने उसके सबसे बुरे डर को पुख्ता किया। अगर ये सभी लोग रॉकी को एक खतरा मानते थे तो शायद उसकी प्रवृत्ति सिर्फ भ्रम नहीं थी। डैनियल ने शुरू में रॉकी के पशु चिकित्सक, स्थानीय कुत्ते के प्रशिक्षक और उन परिवारों के प्रशंसापत्रों के साथ एक प्रतिवाद बनाया जिनके बच्चों के साथ रॉकी ने सालों तक सुरक्षित रूप से खेला था। उन्होंने आंकड़े संकलित किए जो दिखाते थे कि नस्ल विशिष्ट भय निराधार थे, चरित्र संदर्भ एकत्र किए और यहाँ तक कि पड़ोस में एक मीट एंड ग्रीट की मेजबानी करने की पेशकश की ताकि लोग रॉकी के असली स्वभाव को देख सके। लेकिन मेपलवुड में फैल रही डर की लहर से पहले ही बहुत कम लोग आए। दबाव ने उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया। जब डैनियल रॉकी को उनके घरों के पास से घुमाता तो माता पिता जल्दी से अपने बच्चों को घर के अंदर ले जाते। पड़ोस की सभाओं के निमंत्रण आने बंद हो गए। यहाँ तक कि उनके नियमित कुत्ते घुमाने वाली एमी ने भी अनिच्छा से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि अन्य ग्राहकों ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर वो पिटबुल के साथ काम करना जारी रखती है तो वे उसे छोड़ देंगे। तनाव उनके घरेलू जीवन में भी फैल गया। लॉरा पहले से ही अपने डर से जूझ रही थी। अब उसे रोजाना ये याद दिलाना पड़ता था कि दूसरे लोग भी उसकी चिंताओं को समझते हैं। उसने डैनियल से रॉकी को देर रात या सुबह बहुत जल्दी घुमाने के लिए कहना शुरू कर दिया ताकि टकराव से बचा जा सके। डॉग पार्क में जाना, जो कभी पारिवारिक गतिविधि हुआ करती थी, डैनियल और रॉकी के लिए अकेले घूमने की जगह बन गई, जबकि लॉरा सोफी के साथ घर पर ही रहती थी, जो राहत और अपराधबोध के बीच उलझी रहती थी। डैनियल असहाय होकर देखता रहा कि उसका प्रिय साथी लगातार अकेला होता जा रहा है। बदलते माहौल के प्रति संवेदनशील रॉकी और अधिक शांत हो गया। उसकी पूंछ जो लगातार हिलती रहती थी,
अब केवल तभी उठती जब डैनियल घर लौटता या सोफी पास होती। पड़ोसियों का स्वागत करने वाली चंचल भौंकने वाली शांत सतर्कता में बदल गई, जैसे कि कुत्ते को समझ में आ गया हो कि उसे खुद को यथासंभव विनीत बनाने की आवश्यकता है। स्थिति तब एक नए स्तर पर पहुंच गई जब स्थानीय खेल के मैदान की समिति ने पिटबुल की अनुमति नहीं का संकेत लगाया। नस्ल विशिष्ट प्रतिबंधों के कानूनी रूप से संदिग्ध होने के बावजूद संकेत पर कुत्तों की अनुमति नहीं लिखा हो सकता था, क्योंकि इसने उनके पूरे परिवार को उस स्थान पर जाने से रोक दिया जहां डैनियल को सोफी को उसके पहले कदम उठाते हुए देखने की उम्मीद थी। लॉरा ने खुद को काम पर एक असंभव स्थिति में पाया। जब उसने अपने बच्चे के साथ घर पर पिटबुल होने का उल्लेख किया तो उसकी साथी नर्सों ने उसे चिंता और निर्णय के मिश्रण के साथ देखते हुए अपने कुत्तों के हमले की कहानियां साझा की। उसकी बहन एम्मा ने कुत्तों के हमलों के बारे में समाचारों के लिंक भेजे और लॉरा को उनके साझा आघात की याद दिलाई। यहाँ तक कि सोफी की 6 महीने की जांच के दौरान उनके पारिवारिक बाल रोग विशेषज्ञ ने भी कुत्ते की स्थिति के बारे में पूछना जरूरी समझा। एक शाम जब डैनियल ने रॉकी को सोफी के खेलने की चटाई के पास सुरक्षात्मक रूप से लेटे हुए देखा, लॉरा ने जिस सावधानीपूर्वक दूरी पर जोर दिया था उसे बनाए रखते हुए उसने महसूस किया कि पड़ोस के निर्णय का भार उन पर भारी पड़ रहा है। उसका कुत्ता वफादार, सौम्य और प्यारा था, जो उनके उपनगरीय पारिवारिक जीवन के सपने को सामाजिक अलगाव में बदल रहा था। जैसे जैसे शरद ऋतु ढलकर सर्दियों में बदल गई, रॉकी का व्यवहार सूक्ष्म लेकिन ध्यान देने योग्य तरीकों से बदलने लगा। कभी चंचल कुत्ता सोफी के कमरे पर पूरी तरह केंद्रित हो गया और घंटों उसके नर्सरी के दरवाजे के बाहर खड़ा रहता। उसकी सतर्कता ने लगभग जुनूनी गुणवत्ता धारण कर ली थी, कमरे के भीतर से आने वाली हर छोटी आवाज पर लगातार कान खड़े करके शरीर को तनाव में रखता। लॉरा ने पहली बार एक सुबह कपड़े धोते समय सोफी के दरवाजे के फ्रेम पर खरोंचों को देखा। वे हल्के लेकिन स्पष्ट थे, स्पष्ट निशान जहां पंजे सफेद रंग की लकड़ी को रगड़ रहे थे। जब उसने उन्हें डैनियल को दिखाया तो उसने उन्हें पुराना नुकसान समझकर खारिज कर दिया, लेकिन लॉरा बेहतर जानती थी। उसने बढ़ते व्यवहार के सबूत के रूप में हर नए निशान की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। इसके तुरंत बाद रात में गड़बड़ी शुरू हो गई। बेबी मॉनिटर के माध्यम से लॉरा को तड़के हल्की कराहने और खरोंचने की आवाजें सुनाई देती। जब उससे सामना हुआ तो वह आदेश के अनुसार अपने बिस्तर पर नहीं गया, बल्कि नर्सरी के पास मजबूती से खड़ा रहा और उसकी आंखें दरवाजे पर इतनी गहराई से टिकी रहीं कि लॉरा को बेचैनी होने लगी। सोफी की झपकी के समय रॉकी ने अपनी सामान्य दिनचर्या को छोड़ना शुरू कर दिया। वो अब अपने पसंदीदा खिलौनों या पिछवाड़े में गिलहरियों में रुचि नहीं दिखाता था। इसके बजाय वो नर्सरी के दरवाजे से खुद को दबाता था और कभी कभी अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर दरवाजे के नीचे से झांकता था। सोफी के भोजन के समय उसका व्यवहार लॉरा के लिए विशेष रूप से चिंताजनक हो गया। वो हर हरकत पर ध्यान देते हुए सख्ती से बैठा रहता था, जबकि लॉरा उसका ध्यान केंद्रित करती रहती थी। डैनियल ने भी बदलावों को नोटिस किया, हालांकि उसने उन्हें अलग तरह से समझा। उसने देखा कि रॉकी सोफी और उनके नियमित डिलीवरी करने वालों सहित किसी भी आगंतुक के बीच खुद को कैसे रखता था। कुत्ते ने रात के दौरान सोफी को कई बार जांचने की एक नई आदत विकसित की थी, जो उसके कमरे और उनके बेडरूम के बीच चक्कर लगाता था। आंधी के दौरान डैनियल के कार्यालय में आराम करने के बजाय रॉकी सोफी के दरवाजे के बाहर मजबूती से खड़ा हो जाता था। एक दोपहर तनाव चरम पर था जब लॉरा सोफी का डायपर बदल रही थी। रॉकी, जिसे नर्सरी में जाने से मना किया गया था, लॉरा के प्रतिक्रिया करने से पहले ही दरवाजा खोलने में कामयाब हो गया। वो सोफी को देखने के लिए अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर चेंजिंग टेबल के पास खड़ा था। हालांकि उसने कोई आक्रामक हरकत नहीं की, लेकिन उसके आकार और बच्चे से निकटता ने लॉरा को घबरा दिया। उसकी चीख ने डैनियल को दौड़ाया और रॉकी के व्यवहार को लेकर एक और गर्मागर्म बहस शुरू हो गई। उनके नियमित पशु चिकित्सक डॉक्टर थॉमसन ने रॉकी की वार्षिक जांच के दौरान परिवर्तनों को देखा। आमतौर पर मिलनसार कुत्ता लगातार घर की दिशा में मुंह करने की कोशिश करते हुए विचलित लग रहा था। जब पर्यावरण परिवर्तनों के बारे में पूछा गया तो डैनियल को बढ़ते घरेलू तनाव को स्वीकार करना पड़ा। पशु चिकित्सक ने चिंता की दवा का सुझाव दिया, लेकिन डैनियल ने अपने कुत्ते को दवा देने से मना कर दिया क्योंकि उसे लगा कि यह स्वाभाविक सुरक्षात्मक प्रवृत्ति है। रॉकी की खाने की आदतें नाटकीय रूप से बदल गईं। वो केवल तभी खाता था जब उसका कटोरा ऐसी जगह रखा जाता था जहां से वो सोफी के कमरे को देख सकता था। कभी कभी वो खाना पूरी तरह से छोड़ देता था अगर सोफी उसके कान को अपने दरवाजे पर दबाने के लिए दौड़ती हुई आवाज करती।
उसकी एक बार स्वस्थ भूख छिटपुट हो गई जिससे उसका वजन कम हो गया, जिससे डैनियल चिंतित हो गया, लेकिन लॉरा ने इसे चिंताजनक व्यवहार के एक और सबूत के रूप में देखा। सोफी का पहला जन्मदिन एक खुशी का अवसर होना चाहिए था, एक मील का पत्थर जो उसके बचपन की यात्रा की शुरुआत को चिन्हित करता है। इसके बजाय ये लॉरा और डैनियल के लिए एक और युद्ध का मैदान बन गया। उनकी शादी अनसुलझे डर और बढ़ते बाहरी दबावों से तनावपूर्ण हो गई। नामकरण के लिए रॉकी को अस्थायी रूप से पीसफुल पाइन्स केनेल में रखने का निर्णय एक समझौते के रूप में तैयार किया गया था, लेकिन ये रॉकी और उनके परिवार को एक साथ रखने वाले नाजुक बंधनों के साथ विश्वासघात की तरह लगा। नामकरण का दिन तनाव के बादल के नीचे आया। मार्गरेट थॉम्पसन और कई अन्य पड़ोसी जिन्होंने कभी रॉकी के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया था, अब सोफी के लिए माफी पत्र और उपहार पकड़े हुए सामने के लॉन में अजीब तरह से खड़े थे। उनके हाव भाव पश्चाताप से लेकर असहजता तक के थे, जो रीड परिवार के भीतर के संघर्षपूर्ण भावनाओं को दर्शाते थे। अंदर एम्मा विजयी भाव से चर्च की अगली पंक्ति में बैठी थी, और जब भी सोफी परेशान होती या रॉकी के जाने के बाद से हर जगह अपने साथ रखे जाने वाले भरवां कुत्ते वेकी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती, तो वो लॉरा को सार्थक नजरों से देखती। यह उत्सव खोखला था, इस ज्ञान से कलंकित कि उनके परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य को दूसरों के पूर्वाग्रहों को समायोजित करने के लिए निर्वासित किया गया था। प्रत्येक हंसी, प्रत्येक मुस्कान मजबूरी लगती थी, और रॉकी की सुरक्षात्मक उपस्थिति की अनुपस्थिति हर चीज पर छाया की तरह मंडराती थी। पीसफुल पाइन्स केनेल में स्थिति तेजी से बिगड़ती गई। जीवंत वफादार कुत्ता जिसने सोफी को 2 बार बचाया था, पहले एक घुसपैठिए से और फिर दम घुटने से, खुद का भूत बनता जा रहा था। खाने से इनकार करने और भागने के लगातार प्रयासों के साथ साथ अनुभवी कर्मचारियों को भी चिंता हुई। रॉकी की निगरानी करने के लिए नियुक्त केनेल सहायक जेनी ने छठे दिन आंसुओं में डैनियल को फोन किया। उसने कांपती आवाज में कहा कि उसने पानी पीना बंद कर दिया है। जब हम तरल पदार्थ देने की कोशिश करते हैं तो वह अपने कोने में इतना पीछे हट जाता। रॉकी की कहानी उनके अपने परिवार के विघटन के लिए एक दर्दनाक रूपक बन गई। प्यार और वफादारी का प्रतिफल अलगाव और दिल टूटने से मिला। इस बीच घर पर सोफी का व्यवहार घर के बढ़ते संकट को दर्शाता था। वो रॉकी के खाली बिस्तर पर टहलती हुई अपनी बच्ची की आवाज में वेकी को पुकारती थी, ये समझ पाने में असमर्थ कि उसका रक्षक क्यों गायब हो गया है। उसकी नींद के पैटर्न में बदलाव आया और उसमें विकास संबंधी देरी के लक्षण दिखने लगे। यहाँ तक कि लॉरा, जिसने अस्थायी अलगाव का समर्थन किया था, वह भी रात में चौंक जाती थी, ये जानकर कि रॉकी चौकन्ना है। मानो पहले से ही तनावपूर्ण पारिवारिक गतिशीलता की नाजुकता को महसूस करते हुए भाग्य ने एक और झटका दिया हो। सोफी के नामकरण के बाद रिसेप्शन के दौरान डैनियल को पीसफुल पाइन्स से एक कॉल आया जिसने सामान्यता के उस किसी भी पहलू को तोड़ दिया जिसे वे बनाए रखने का प्रयास कर रहे थे। रॉकी शाम की सैर के दौरान भागने में सफल रहा और इस प्रक्रिया में खुद को बाड़ पर घायल कर लिया। हालांकि वो बहुत दूर नहीं गया था, लेकिन कर्मचारियों ने उसे पार्किंग में सिकुड़ा हुआ पाया। उसके पट्टियां लगे पंजे केनेल की दीवारों के नीचे खुदाई करने की कोशिश में जख्मी हो गए थे। इस घटना के लिए पशु चिकित्सक की आवश्यकता थी और डैनियल ने अपने ससुराल वालों की नापसंदगी भरी निगाहों को अनदेखा करते हुए तुरंत रिसेप्शन छोड़ दिया। आपातकालीन पशु चिकित्सालय में उसने रॉकी को बेहोश पाया और अपने वफादार साथी को घायल और सदमे में देखा, जो अपने अंदर कुछ तोड़कर घर लौटने की बेताब कोशिश में था। रिसेप्शन पर लॉरा को जश्न मनाने में कठिनाई हुई। जबरन मुस्कुराहट और विनम्र बातचीत एक नाटक की तरह लग रही थी। जब एम्मा ने उसे चर्च के बाथरूम में कोने में खड़ा किया और बताया कि आखिरकार सोफी के आसपास सुरक्षित महसूस करना कितना अच्छा था, तो लॉरा भड़क उठी। सुरक्षित? रॉकी ने उसकी रक्षा करने के अलावा कुछ नहीं किया, जबकि बाकी सभी ने सिर्फ उसका न्याय किया और सबसे बुरा मान लिया। नामकरण के बाद अप्रत्याशित चुनौतियां सामने आईं। एम्मा ने खुद ही एक जोशीला अभियान शुरू किया और लॉरा को रोजाना फोन करके उसके दुखों के बारे में बताया और जोर देकर कहा कि एक अच्छे काम से नस्ल के अंतर्निहित खतरे खत्म नहीं हो जाते। उसके शब्दों ने लॉरा के दिल में घावों को फिर से खोल दिया जो अभी ठीक होने ही वाले थे। परिवार में दरार और बढ़ गई क्योंकि उनके माता पिता ने एम्मा का पक्ष लिया और कहा कि अगर रॉकी मौजूद होगा तो वो सोफी की आगामी जन्मदिन की पार्टी में शामिल नहीं होगी। घर पर स्थिति और भी जटिल होती गई। जबकि लॉरा ने रॉकी के सुरक्षात्मक स्वभाव को बौद्धिक रूप से स्वीकार कर लिया था, फिर भी वो कभी कभी तब झिझकती थी जब वो सोफी के बहुत करीब चला जाता था। इन अनैच्छिक प्रतिक्रियाओं ने नया तनाव पैदा किया। डैनियल ने हर सूक्ष्म प्रतिक्रिया को देखा और उन्हें इस संकेत के रूप में व्याख्यायित किया कि लॉरा का भरोसा सतही बना हुआ है।
रॉकी से कोई लेना देना नहीं रखने वाले तर्क हमेशा किसी न किसी तरह से उसी पर वापस आ जाते थे। डैनियल ने घरेलू निर्णयों के बारे में असहमति के दौरान आरोप लगाया कि आप अभी भी उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करते हैं। की वापसी को वास्तव में स्वीकार किया, दूसरों ने सतर्क दूरी बनाए रखी। माता पिता अभी भी कभी कभी अपने बच्चों को दूर ले जाते थे जब रॉकी और डैनियल उनके पास से गुजरते थे। खेल के मैदान का चिन्ह नौकरशाही के अधर में लटके होने के बावजूद लगा रहा। स्थानीय मीडिया कवरेज ने जटिलता की एक और परत जोड़ दी, जिसमें कुछ आउटलेट्स ने रॉकी को नायक के रूप में चित्रित किया और अन्य ने शुरुआती चिंताओं को सनसनीखेज बना दिया। इस ध्यान ने बहस के दोनों पक्षों के स्वघोषित पशु अधिकार कार्यकर्ताओं से गुमनाम धमकियां ला दी। दबाव ने रॉकी को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया। अपनी सिद्ध निष्ठा के बावजूद वो घर के तनाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया। हाल की घटनाओं से उसकी सुरक्षात्मक प्रवृत्तियां कभी कभी इस तरह से प्रकट होती थी कि डैनियल भी असहज हो जाता था। घर के पास डिलीवरी करने वाले लोगों ने लॉरा की चिंता को फिर से बढ़ा दिया। डैनियल का काम प्रभावित हुआ क्योंकि उसे सभी की जरूरतों के बीच संतुलन बनाने में संघर्ष करना पड़ा। उसने अपनी पत्नी के डर और अपने कुत्ते के सुरक्षात्मक आवेगों के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश करते हुए घर से अधिक बार काम करना शुरू कर दिया। उसकी आर्किटेक्चरल फर्म के भागीदारों ने देखा कि उसका ध्यान भटकने के कारण समय सीमा छूट जाती थी और उसके प्रदर्शन के बारे में गहन बैठकें होती थीं। इस बीच स्थानीय पशु चिकित्सक डॉक्टर थॉमसन ने रॉकी के लिए पशु व्यवहार चिकित्सा का सुझाव दिया, किसी आक्रामकता के कारण नहीं बल्कि उसे परिवार की भावनात्मक गतिशीलता के साथ समायोजित करने में मदद करने के लिए। इस सिफारिश ने लॉरा और डैनियल के बीच बहस के एक और दौर को जन्म दिया, जिसमें बताया गया कि उनके बीच मतभेद कितने गहरे हो गए थे। मेपलवुड में आया तूफान ऐसा था जैसा शहर ने दशकों में नहीं देखा था। मौसम विज्ञानियों ने गंभीर मौसम की चेतावनी दी थी, लेकिन कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि यह उपनगरीय समुदाय पर किस तरह से टूटेगा। रीड परिवार के लिए, जो पहले से ही डर और पूर्वाग्रह से टूटा हुआ था, तूफान एक कठिन परीक्षा बन गया। यह उनके लचीलेपन, भरोसे और अपनी गलतियों का सामना करने की क्षमता की परीक्षा थी। जैसे ही रात 8 बजे के आसपास पहली बार बिजली चमकी, डैनियल और लॉरा ने खुद को एक साथ दो संकटों से जूझते हुए पाया। सोफी की बिगड़ती सेहत और अकेलेपन की बढ़ती भावना, क्योंकि तूफान ने उन्हें मदद से वंचित कर दिया था। सोफी के मेडिकल उपकरणों पर बैकअप बैटरियों ने एक अस्थायी जीवन रेखा प्रदान की, लेकिन उनकी बीप की चेतावनियां अंधेरे घर में अशुभ रूप से गूंज रही थीं। बिजली की प्रत्येक चमक सोफी के पीले चेहरे को रोशन कर रही थी। उसे ठंडा रखने के उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उसका बुखार लगातार बढ़ रहा था। डैनियल फ्लैशलाइट और आपातकालीन लालटेन के साथ उलझा हुआ था, जिससे दीवारों पर भयानक छायाएं पड़ रही थीं। लॉरा सोफी के तापमान की जांच करने और उसकी सांसों पर नजर रखने के बीच बारी बारी से सबसे खराब परिदृश्यों के बारे में सोच रही थी। रॉकी की अनुपस्थिति, उनके सतर्क रक्षक, उनके घर में एक खालीपन की तरह महसूस हुई। उसके बिना घर की हर चरमराहट, हवा की हर कराह, खामोशी को खौफ से भर रही थी। सोफी अपनी बुखार भरी नींद में बेचैनी से कराह रही थी और रॉकी के जाने के बाद से अपने भरवां कुत्ते को वैकी नाम दे रही थी। उसकी चीखें लॉरा के दिल को चीर रही थी, उस अभिभावक की दर्दनाक याद दिला रही थी जिसे उन्होंने निर्वासित कर दिया था। उसने सोफी के माथे पर एक ठंडा कपड़ा रखा और अपने आंसुओं को रोकते हुए रॉकी की अटूट उपस्थिति की यादों को अपने दिमाग में भर लिया। कितनी बार उसने उन्हें सोफी की स्थिति में सूक्ष्म बदलावों के बारे में सचेत किया था। कितनी बार जब वे खतरे के प्रति अंधे थे तो उसकी सुरक्षात्मक प्रवृत्ति ने उनका मार्गदर्शन किया था। तूफान ने उनकी शांतिपूर्ण उपनगरीय सड़क को गिरती हुई शाखाओं और बाढ़ के खतरनाक अवरोध मार्ग में बदल दिया। हवा पेड़ों के बीच से गुजर रही थी और घर को इतनी जोर से हिला रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वो उसे तोड़कर अलग कर देगी। लॉरा और डैनियल ने चिंता भरी निगाहों से देखा और दोनों ने चुपचाप स्वीकार किया कि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। सिग्नल के बिना उनके सेल फोन बेकार थे और लैंडलाइन से सिर्फ डेड एयर आ रही थी। वे अपने बढ़ते बीमार बच्चे के साथ बाहरी दुनिया से कटे हुए फंस गए थे। रात 9:47 बजे बिजली पूरी तरह चली गई। सोफी के मॉनिटरिंग उपकरण की बैकअप बैटरियां तुरंत चालू हो गईं, लेकिन उनकी कर्कश इलेक्ट्रॉनिक बीप ने तूफान की अराजकता को और बढ़ा दिया। लॉरा ने फिर से सोफी का तापमान जांचा, 103.8 और बढ़ रहा था। उसकी छोटी सी छाती हर सांस के साथ ऊपर उठ रही थी और उसके होठों पर एक भयावह नीला रंग आ गया था। बाल रोग विशेषज्ञ के उनके पिछले फोन परामर्श के शब्द लॉरा के दिमाग में गूंज रहे थे,
अगर उसका बुखार 104 से ऊपर चला जाता है या सांस लेना मुश्किल हो जाता है तो उसे तुरंत आपातकालीन कक्ष में ले जाएं। डैनियल ने तूफान का सामना करने और अस्पताल पहुंचने की उम्मीद में अपनी कार शुरू करने की बेताबी से कोशिश की, लेकिन बाढ़ का पानी उनकी कार के दरवाजे के नीचे से ऊपर उठ गया था, जिससे वाहन बेकार हो गया था। हेडलाइट्स ने दिखाया कि उनकी उपनगरीय सड़क एक उग्र नदी में तब्दील हो गई है, जिसमें मलबा और शाखाएं इतनी मजबूत हैं कि वे अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को बहा ले जा सकती हैं। भीगे और पराजित घर लौटते हुए डैनियल लॉरा के बगल में सोफे पर बैठ गया। उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ था। हम यहाँ नहीं रह सकते, लॉरा ने कांपती आवाज में कहा। उसे अभी मदद की जरूरत है। मुझे पता है कि डैनियल ने जवाब दिया कि उसकी आवाज निराशा से भरी हुई थी। लेकिन हम फंस गए हैं। तूफान बहुत खतरनाक है और सड़कें दुर्गम हैं। हवा के एक विशेष रूप से हिंसक झोंके ने घर की दीवार पर कुछ टकराया, जिससे सोफी चौंक गई। उसका रोना खांसने के दौरे में बदल गया, जिससे वो सांस लेने के लिए हौंफने लगी। लॉरा ने अपनी बेटी को सांस लेने में मदद करने के लिए रखा, लेकिन घबराहट ने उसके धैर्य की सीमा को छीन लिया। लॉरा को तूफान में बाढ़ के पानी में एक गंभीर रूप से बीमार बच्चे को ले जाने के जोखिम का पता था, लेकिन वहीं रहना भी उतना ही खतरनाक लग रहा था। उनके लिए यह निर्णय तब किया गया जब सोफी के निगरानी उपकरण ने अंधेरा होने से पहले एक अंतिम चेतावनी बीप दी। उसके ऑक्सीजन के स्तर को ट्रैक करने की क्षमता के बिना वे एक ऐसे बच्चे को लेकर अंधेरे में उड़ रहे थे जिसकी हालत मिनट पर मिनट खराब हो रही थी। पीसफुल पाइन्स केनिल में तूफान की तीव्रता ने एक सुविधा व्यापी बिजली विफलता को जन्म दिया। अंधेरे और अराजकता ने रॉकी के भीतर कुछ निष्क्रिय को जगा दिया। पिटबुल, जो कई दिनों से सुस्त था, अचानक उद्देश्य के साथ उछल पड़ा। उसके कान आगे की ओर उठे, उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया और वह अपने केनेल में इतनी तत्परता से चहलकदमी करने लगा कि ड्यूटी पर मौजूद रात के कर्मचारी जेनी चौंक गई। रॉकी, क्या गड़बड़? केनेल की नियमित जांच के दौरान हवा ने सुविधा की छत के एक हिस्से को उड़ा दिया, जिससे जानवरों और कर्मचारियों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। इसके बाद की अराजकता में रॉकी को अपना मौका दिखाई दिया। हताशा से पैदा हुई ताकत के साथ वो जेनी को पीछे धकेलने में कामयाब रहा, क्योंकि वो किसी के रोकने से पहले तूफान में केनेल को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष कर रही थी। पीसफुल पाइन्स और रीड घराने के बीच 3 मील की दूरी रॉकी के लिए युद्ध का मैदान बन गई। बाढ़ वाली सड़कों और हवा से उड़ते मलबे से जूझते हुए उसके शक्तिशाली पैर पानी में घुस गए, जो एक छोटे जानवर को रोक सकता था। उसका हाल ही में घटा हुआ वजन और चोटें भूल गई थीं, क्योंकि सहज ज्ञान और दृढ़ संकल्प ने उसे आगे बढ़ाया। रॉकी ने यादों और गंध से उपनगरीय भूलभुलैया को पार किया, जबकि बारिश ने सभी परिचित गंधों को बहा देने की धमकी दी थी। जब गिरे हुए पेड़ों ने उसका सीधा रास्ता रोक दिया तो उसने यार्ड और बाड़ों के बीच से होते हुए विकल्प खोजे। उसके बंधे हुए पंजे से फिर से खून बहने लगा और बाढ़ के पानी में हल्के लाल निशान रह गए, लेकिन वो बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ता रहा। रीड स्ट्रीट के कोने से आते हुए रॉकी को एक ऐसी गंध आई जिसने उसे बहुत सतर्क कर दिया। सोफी की परेशानी, वही सहज ज्ञान जिसने उसे घुसपैठिए और सोफी के दम घुटने की घटना के बारे में चेतावनी दी थी, अब चिल्ला रहा था कि उसका परिवार खतरे में है। वो उस गंध का पीछा करता हुआ हवाओं से लड़ रहा था जो उसे लगभग उसके पैरों से गिरा रही थी। बारिश की बूंदों के बीच रॉकी ने अपने परिवार को दूर एक बरामदे के नीचे सिमटा हुआ देखा। वो दूर से ही सोफी की बीमारी की गंध और उसकी सांसों की तकलीफ को महसूस कर सकता था। बिना किसी हिचकिचाहट के वो बाढ़ के पानी के सबसे गहरे हिस्से में तैरता हुआ चला गया, जहां चलना असंभव था। उसकी शक्तिशाली छाती उस धारा को चीरती हुई आगे बढ़ी जो उसे बहा ले जाने की धमकी दे रही थी। लॉरा ने उसे सबसे पहले देखा, बाढ़ के पानी में उद्देश्यपूर्ण ढंग से आगे बढ़ने वाली एक काली आकृति। एक पल के लिए उसे लगा कि उसका थका हुआ दिमाग उसके साथ चाल चल रहा है, लेकिन फिर डैनियल ने भी उसे देख लिया। रॉकी का विशिष्ट ब्रिंडल कोट अंधेरे में मुश्किल से दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी दृढ़ चाल अचूक थी। जब रॉकी उनके पास पहुंचा तो उसने अभिवादन या आराम करने के लिए नहीं रुका। इसके बजाय उसने एक बार उनके चारों ओर चक्कर लगाया और सोफी को ध्यान से सूंघते हुए फिर खुद को डैनियल के सामने खड़ा कर लिया और उसी तत्परता से भौंकने लगा जैसा उसने पिछली आपात स्थितियों के दौरान दिखाया था। उसका व्यवहार स्पष्ट था, वो चाहता था कि वे उसका पीछा करें। रॉकी के उद्देश्यपूर्ण व्यवहार को पहचानते हुए लॉरा और डैनियल ने एक बार फिर अपने अभिभावक पर भरोसा करने का फैसला किया। रॉकी स्थिति की गंभीरता को समझता हुआ प्रतीत हुआ और धीरे धीरे उनके पीछे चल रहा था, जबकि लगातार पीछे मुड़कर यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे साथ चल रहे हैं। जैसा कि उन्होंने योजना बनाई थी,
फायर स्टेशन की ओर जाने के बजाय रॉकी उन्हें एक अलग मार्ग पर ले गया। उसका रास्ता पहले तो मनमाना लगा, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वो कम बाढ़ वाली सड़कों को चुन रहा था और सबसे गहरे पानी और सबसे तेज धाराओं से बच रहा था। वो चौराहों पर रुक जाता और बिजली चमकने का इंतजार करता ताकि उन्हें आगे बढ़ने से पहले रास्ता मिल सके। जब मलबा उनके रास्ते में आ जाता तो रॉकी उसके चारों ओर रास्ता खोज लेता और कभी कभी सुरक्षित मार्ग खोजने के लिए पीछे हट जाता। उसका ध्यान कभी नहीं डगमगाया। वो सोफी की स्थिति को बार बार देखता और जब उसकी सांसें तेज होती तो वो धीरे से कराहता, मानो वो उनकी यात्रा की तत्परता को समझ रहा हो। बारिश और हवा के बीच दूर की रोशनी दिखाई देने लगी। अस्पताल के आपातकालीन जनरेटर से चलने वाले संकेत बीकन की तरह चमक रहे थे। रॉकी उन्हें नजदीकी फायर स्टेशन पर नहीं बल्कि एक ऐसी जगह ले गया था जहां सोफी को तत्काल देखभाल मिल सकती थी जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। दूरी में अधिक होने के बावजूद उसने जो रास्ता चुना था वह उनकी मूल योजना से अधिक सुरक्षित और नौगम्य था। जैसे ही वे आपातकालीन कक्ष के प्रवेश द्वार के पास पहुंचे, रॉकी का व्यवहार बदल गया। जिस बेताब तत्परता ने उसे तूफान के बीच से निकाला था, वह सौम्य सावधानी में बदल गई। उसने खुद को सोफी के नीचे इस तरह से रखा जैसे कि डैनियल की ताकत खत्म होने पर उसे पकड़ने के लिए तैयार हो। उसकी आंखें उसके चेहरे से कभी नहीं हटी, उसके कान लगातार उसकी बढ़ती हुई सांसों पर नजर रखने के लिए समायोजित हो रहे थे। जैसे ही सोफी मेडिकल टीम की देखरेख में स्थिर हुई, लॉरा और डैनियल ने खुद को एक बांझ अस्पताल के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे पाया, जहां डॉक्टर सारा चेन अपनी बेटी की स्थिति की जटिलताओं के बारे में बता रही थी। बाल रोग विशेषज्ञ के शांत व्यवहार ने उनके निष्कर्षों की गंभीरता को छिपा दिया, लेकिन हर शब्द रीड्स के साथ गहराई से गूंज उठा। सोफी को निमोनिया का एक दुर्लभ रूप हो गया है, डॉक्टर चेन ने सोफी के मेडिकल चार्ट पर टाइमलाइन की ओर इशारा करना शुरू किया। उल्लेखनीय बात यह है कि रॉकी ने पारंपरिक परीक्षणों से हफ्तों पहले इसका पता लगा लिया था। लॉरा आगे झुकी, उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। आप कह रहे हैं कि वह जानता था? उन सभी समयों पर जब हमने सोचा कि वो जुनूनी हो रहा है, डॉक्टर चेन ने सिर हिलाया। बिल्कुल, इन शुरुआती लक्षणों को देखे, सांस लेने के पैटर्न में सूक्ष्म परिवर्तन, बीच बीच में बुखार का बढ़ना, सुस्ती, ये रॉकी की बढ़ी हुई सतर्कता के साथ पूरी तरह मेल खाते हैं। वो सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था, वो उन संकेतों पर प्रतिक्रिया कर रहा था जो हमने अनदेखा कर दिए थे। डैनियल को अपने गले में एक गांठ महसूस हुई। सोफी के दरवाजे की चौखट पर हर खरोंच, हर बेचैन रात जब रॉकी उसके कमरे के बाहर चहलकदमी करता था, इस बढ़ी हुई भावना ने संभवतः उसे सोफी की सांस लेने की आदतों में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को पहचानने में सक्षम बनाया, ऐसे परिवर्तन जो मानव कानों के लिए अगोचर होते हैं। वो अनिवार्य रूप से आपकी बेटी का 24 घंटे का मेडिकल मॉनिटर बन गया, डॉक्टर थॉम्पसन, परिवार के बाल रोग विशेषज्ञ ने बाद में स्वीकार किया। उनकी चेतावनियों के बिना हम शायद तब तक इस पर ध्यान नहीं दे पाते जब तक कि बहुत देर हो चुकी होती। लॉरा के लिए यह एहसास बहुत गहरा था। एक नर्स के रूप में उसके पेशेवर प्रशिक्षण ने उसे विज्ञान और अवलोकन पर भरोसा करना सिखाया था, फिर भी रॉकी की सहज बुद्धि कहीं अधिक विश्वसनीय साबित हुई थी। जिस कुत्ते से उन्हें डर लगता था और अंततः उसे भगा दिया जाता था, वह हमेशा से उनकी बेटी का सबसे सतर्क स्वास्थ्य सेवा प्रदाता था। रॉकी के वीरतापूर्ण बचाव और उसकी असाधारण चिकित्सा प्रवृत्ति की खबर मेपलवुड में जंगल की आग की तरह फैल गई। जो कभी डर और विभाजन की कहानी थी, वो मुक्ति और एकता की कहानी में बदल गई। मार्गरेट थॉम्पसन, जिन्होंने रॉकी के खिलाफ मूल अभियान का नेतृत्व किया था, उनकी सबसे मुखर वकील बन गईं। वो घर घर गईं, उनके निष्कासन की मांग करने वाली याचिकाओं के साथ नहीं, बल्कि माफी और बदलाव के आह्वान के साथ। हम गलत थे, मार्गरेट ने हर उस व्यक्ति के सामने अपनी बात कबूल की जो सुनने को तैयार था। वो कुत्ता खतरनाक नहीं है, वो हमारे पड़ोस का संरक्षक है। स्थानीय पाक समिति ने पिटबुल की अनुमति नहीं है के चिन्ह को हटाने के लिए एक आपातकालीन सत्र आयोजित किया। इसके स्थान पर उन्होंने एक नई पट्टिका लगाई, सभी अच्छे व्यवहार वाले कुत्तों का स्वागत है। ये समुदाय के भीतर एक बड़े बदलाव का प्रतीक था, भय आधारित भेदभाव से हटकर समझ और स्वीकृति की ओर बढ़ना। क्षेत्र के अन्य पिटबुल मालिक जिन्होंने पहले अपने कुत्तों को छिपाकर रखा था, अब उन्हें पड़ोस में खुलेआम घुमाने लगे। जिन बच्चों को कभी रॉकी से दूर रखा जाता था, वे अब अपने माता पिता से पूछते थे कि क्या वे उसे सहला सकते हैं। ये परिवर्तन रॉकी से आगे तक फैला। इसने नस्ल के बारे में, रूढ़िवादिता के बारे में, लंबे समय से चली आ रही पूर्वाग्रहों को चुनौती दी।
स्थानीय पशु चिकित्सकों और पशु आश्रयों ने पिटबुल को अपनाने में रुचि में अप्रत्याशित वृद्धि की सूचना दी। कई परिवार जिन्होंने रॉकी के खिलाफ मूल याचिका पर हस्ताक्षर किए थे, उन्होंने खुद ही पिटबुल को अपना लिया। पड़ोस निगरानी कार्यक्रम में एक नया तत्व शामिल किया गया, एक डॉग वॉकिंग गश्ती जहां सभी नस्लों के मालिक समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए एक साथ काम करते थे। यहां तक कि बच्चों का खेल का मैदान, जो कभी विवाद का केंद्र बिंदु था, प्रगति का प्रतीक बन गया। माता पिता ने एक छोटे से डॉग पार्क के निर्माण के लिए एक धन उगाहने का आयोजन किया, जिससे बच्चे उचित निगरानी में सभी नस्लों के कुत्तों के साथ सुरक्षित रूप से बातचीत कर सके। ये परियोजना एक सामुदायिक प्रयास बन गई जिसमें निवासियों ने स्वेच्छा से समय और संसाधन दिए। स्थानीय प्राथमिक विद्यालय ने कुत्तों के प्रशिक्षकों और व्यवहार विशेषज्ञों को कुत्तों के व्यवहार को समझने के बारे में प्रस्तुतियां देने के लिए आमंत्रित किया। रॉकी की कहानी को एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करते हुए बच्चों ने जिम्मेदार पालतू स्वामित्व और कुत्तों के साथ उचित तरीके से व्यवहार करने के बारे में सीखा। उद्घाटन रॉकी हीरोज डॉग शो में सभी नस्लों के कुत्तों का जश्न मनाया गया, जिन्होंने अपने परिवारों के लिए असाधारण सेवा या वफादारी का प्रदर्शन किया और नस्ल स्वीकृति के संदेश को आगे बढ़ाया। ये परिवर्तन केवल कुत्तों के बारे में नहीं था, ये समुदाय के बारे में था जो अपने पूर्वाग्रहों की जांच करना और असुविधाजनक सच्चाइयों का सामना करना सीखता था। लोगों ने ये पहचानना शुरू कर दिया कि भय और गलत सूचना कितनी आसानी से एक पड़ोस को विभाजित कर सकती है और इसे वापस एक साथ लाने में मोचन और समझ कितनी शक्तिशाली हो सकती है। रीड परिवार के लिए उपचार प्रक्रिया। सोफी के अस्पताल में ठीक होने के दौरान गंभीरता से शुरू हुई। एम्मा, जिसने कभी रॉकी के कारण उनके घर में प्रवेश करने से इनकार कर दिया था, अब कुत्ते के रिकवरी बेड के पास बैठकर उसे अपनी बचपन की किताबें पढ़कर सुनाती है, वही किताबें जिन्होंने वर्षों पहले उसके अपने दर्दनाक अनुभव के बाद उसे सांत्वना दी थी। लॉरा के माता पिता, जो कभी रॉकी के सबसे मजबूत विरोधी थे, अब उसके सबसे कट्टर रक्षक बन गए हैं। उसके पिता एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, जिन्होंने नस्ल विशिष्ट कानून पर शोध करना शुरू किया ताकि भेदभावपूर्ण कानूनों को चुनौती देने के तरीकों की तलाश की जा सके। उसकी मां, जिसने कभी अपने पोते के खतरनाक नस्ल के साथ रहने के बारे में दोस्तों को चेतावनी दी थी, अब रॉकी और सोफी की तस्वीरें हर किसी को गर्व से दिखाती थी जो सुनने के लिए तैयार रहता था। सबसे गहराई से लॉरा ने खुद को बदला। रॉकी के साथ उसकी हर बातचीत में जो डर था, वह गहरी कृतज्ञता और प्यार में बदल गया। उसने सोफी के उपचारों के बीच अपने खाली समय रॉकी के साथ बैठकर माफी और वादे फुसफुसाते हुए बिताए। रॉकी ने पिछले महीनों के संदेह और अस्वीकृति के लिए कोई शिकायत नहीं रखते हुए बिना शर्त प्यार से जवाब दिया। डैनियल ने अपने परिवार के परिवर्तन को शांत खुशी के साथ देखा। तनाव जिसने उसकी शादी को खराब कर दिया था, वह दूर हो गया क्योंकि वह और लॉरा, सोफी और रॉकी दोनों की देखभाल में एकजुट हो गए। उन्होंने अपने घर में बदलाव की योजना बनाना शुरू कर दिया, रॉकी को सोफी से अलग करने के लिए नहीं, बल्कि उसे उसकी देखभाल करने के लिए बेहतर पहुंच देने के लिए। बेबी गेट, जो कभी उसे बाहर रखते थे, उन्हें विशेष अवलोकन स्थलों से बदल दिया गया जहां वह आराम से अपनी सुरक्षात्मक निगरानी रख सकता था। सोफी के ठीक होने से उपचार की एक और परत आ गई। जैसे ही वो ताकत वापस पा रही थी, उसके पहले शब्द वेकी के लिए पुकार रहे थे। अपनी बेटी को उस कुत्ते की ओर बढ़ते हुए देखकर, जिसने 2 बार उसकी जान बचाई थी, माता पिता दोनों की आंखों में आंसू आ गए। रॉकी अभी भी अपनी तकलीफ से कमजोर था और उसने अपनी दुम हिलाई और धीरे से उसका हाथ चाटा। उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। लॉरा की गर्भावस्था की घोषणा, जो शुरू में तनाव और चिंता लेकर आई थी, अब खुशी का स्रोत बन गई। परिवार रॉकी के पास एक और बच्चे की सुरक्षा का इंतजार कर रहा था। एम्मा ने कुत्ते को प्रशिक्षित करने में मदद करने की भी पेशकश की, ताकि वो नए बच्चे के प्रति उतना ही चौकस रहे जितना वो सोफी के प्रति था, जो उसके पिछले रुख से पूरी तरह उलट था। पारिवारिक रात्रिभोज, जो कभी अनकहे तनाव से भरे होते थे, अब गर्मजोशी से भरे समारोह बन गए, जहां रॉकी एक सम्मानित अतिथि था। सोफी की ऊंची कुर्सी के बगल में उसका अपना एक खास स्थान था, जहां से वो कभी कभी चुपके से उसे खाने के कुछ टुकड़े दे देती थी, जब उसे लगता था कि कोई नहीं देख रहा है। लॉरा के माता पिता, जो पहले कुत्ते के साथ एक ही कमरे में खाना खाने से इनकार करते थे, अब उसके लिए खास तरह के व्यंजन लाते थे। तूफान के 1 साल बाद रीड परिवार सोफी के तीसरे जन्मदिन की पार्टी के लिए अपने पिछवाड़े में इकट्ठा हुआ। ये दृश्य अतीत की तनावपूर्ण सभाओं से बिल्कुल अलग था। रॉकी सोफी के खेल के मैदान के पास पार्टी हैट पहने हुए संतुष्ट होकर लेटा था, जिस पर सोफी ने जोर दिया था।
बेबी माइकल कुत्ते की चौकस निगाह के नीचे अपने पालने में शांति से सो रहा था। उनके घर का परिवर्तन हर विवरण में स्पष्ट था। पूरे घर में रणनीतिक रूप से रखे गए रॉकी के अवलोकन पोस्ट बातचीत के विषय बन गए थे। आगंतुक अक्सर इस बात पर टिप्पणी करते थे कि परिवार ने अपने अभिभावक की सुरक्षात्मक प्रवृत्ति को अपने घर के डिजाइन में कैसे एकीकृत किया है। नर्सरी का दरवाजा, जो कभी हताश करने वाली चेतावनियों से खरोंचा जाता था, अब रॉकी के सोते हुए बच्चों पर पहरा देते हुए एक सुंदर हाथ से पेंट की गई भित्ति चित्र था। अस्पताल में लॉरा के काम ने एक नया आयाम ले लिया था। उसने एक थेरेपी डॉग प्रोग्राम स्थापित करने में मदद की, जो विशेष रूप से पारंपरिक रूप से खतरनाक नस्लों पर केंद्रित था। सोफी की बीमारी का पता लगाने की रॉकी की क्षमता के बारे में उसकी प्रस्तुतियों ने जानवरों की शुरुआती बीमारी का पता लगाने की क्षमता का अध्ययन करने में रुचि रखने वाले चिकित्सा पेशेवरों का ध्यान आकर्षित किया। डैनियल की वास्तुशिल्प फर्म आंशिक रूप से उनके अनुभव से प्रेरित होकर विकसित हुई। उन्होंने पालतू जानवरों के अनुकूल घर के डिजाइन में विशेषज्ञता हासिल करना शुरू किया, जिससे ऐसे स्थान बनाए गए जो जानवरों को पारिवारिक जीवन में स्वाभाविक रूप से एकीकृत करने की अनुमति देते थे। उनके डिजाइन में अक्सर वह होता था जिसे वे रॉकी कॉर्नर कहते थे, विशेष रूप से डिजाइन किए गए अवलोकन पोस्ट जो गार्ड कुत्तों को आराम से अपनी सुरक्षात्मक निगरानी बनाए रखने की अनुमति देते थे। पड़ोस ने अपने स्वयं के परिवर्तन से गुजरा था। जिस पाक ने कभी पिटबुल पर प्रतिबंध लगा दिया था, अब रॉकी और सोफी के साथ साप्ताहिक डॉग ट्रेनिंग सत्र आयोजित करता है, जो अक्सर बच्चे और कुत्ते के बीच उल्लेखनीय बंधन को प्रदर्शित करता है। नो पिटबुल अलाउड साइन को रॉकी की कहानी बताने वाली कांस्य पट्टिका द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जो नस्ल भेदभाव के खिलाफ एक स्थायी अनुस्मारक के रूप में कार्य करता था। एम्मा की शादी सार्वजनिक धारणा में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। रॉकी की बो टाई में सोफी के साथ गर्व से गलियारे में चलते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। औपचारिक पोशाक में एक छोटे बच्चे के साथ इतने कोमल तरीके से पिटबुल की तस्वीरें उनके समुदाय से परे रूढ़ियों को चुनौती देती हैं। सोफी खुद खिल गई थी। रॉकी की शुरुआती चेतावनियों और तूफान के दौरान त्वरित कार्रवाई के कारण उसके शुरुआती स्वास्थ्य संघर्षों ने कोई स्थायी प्रभाव नहीं दिखाया। उसने कुत्तों को समझने और उनके साथ संवाद करने की एक असाधारण क्षमता विकसित की और अक्सर रॉकी के साथ अपनी कहानी साझा करके घबराए हुए बच्चों को उनके बड़े नस्लों के डर को दूर करने में मदद की। रीड परिवार के अनुभव ने खुद से भी बड़े आंदोलन को जन्म दिया। लॉरा और डैनियल ने एम्मा और कई समुदाय के सदस्यों के साथ मिलकर रॉकी के सेकंड चांस फाउंडेशन की स्थापना की, जो नस्ल भेदभाव को चुनौती देने और जिम्मेदार पालतू स्वामित्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। उनका पहला प्रोजेक्ट पिटबुल और अन्य कलंकित नस्लों को प्यार भरे घर खोजने में मदद करने के लिए स्थानीय आश्रयों के साथ साझेदारी थी। उनका घर एक तरह का अभयारण्य बन गया, जहां साप्ताहिक सभाएं आयोजित की जाती थीं, जहां परिवार मिल सकते थे और सुरक्षित नियंत्रित वातावरण में अच्छी तरह से प्रशिक्षित पिटबुल के साथ बातचीत कर सकते थे। रॉकी अपनी बढ़ती उम्र के बावजूद उन बच्चों के साथ उल्लेखनीय धैर्य दिखाते हुए स्टार आकर्षण बना रहा, जो शुरू में डरे हुए थे। सोफी और बेबी माइकल के साथ उनकी कोमल बातचीत ने नस्ल की प्रेम और सुरक्षा की क्षमता का जीवंत प्रमाण दिया। एम्मा का परिवर्तन शायद सबसे उल्लेखनीय था। एक ऐसे व्यक्ति से जो कभी कुत्ते के साथ एक ही कमरे में नहीं रह सकता था, वो एक प्रमाणित पशु व्यवहार चिकित्सक बन गई, जो लोगों को कुत्ते से संबंधित आघात से उबरने में मदद करने में माहिर हैं। डर से समझ तक की उनकी व्यक्तिगत यात्रा उनके ग्राहकों के साथ गहराई से जुड़ी हुई थी, और वह अक्सर रॉकी की कहानी को ऐसे ही डर से जूझ रही अन्य लोगों के लिए आशा की किरण के रूप में इस्तेमाल करती थी। स्थानीय पशु चिकित्सालय ने रॉकी के नाम पर एक विशेष कोष स्थापित किया, जो पिटबुल और अन्य नस्लों के लिए आपातकालीन चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है, जिन्हें अक्सर रूढ़िवादिता के कारण अनदेखा कर दिया जाता है। डॉक्टर थॉम्पसन, जिन्होंने तूफान के बाद रॉकी का इलाज किया था, पशु चिकित्सा देखभाल में नस्ल समानता के मुखर समर्थक बन गए, ये सुनिश्चित करते हुए कि नस्ल के पूर्वाग्रह के आधार पर किसी भी कुत्ते को उपचार से वंचित नहीं किया जाएगा। लॉरा के माता पिता ने अपना समर्थन राजनीतिक स्तर तक ले गए। उनके पिता ने कानूनी समुदाय में अपने संबंधों का उपयोग नस्ल विशिष्ट कानून को चुनौती देने के लिए किया, जबकि उनकी मां ने जिम्मेदार पालतू स्वामित्व के बारे में सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए। रॉकी के बारे में उनकी प्राथमिक चिंता के बाद उनके पोते पोतियों की सुरक्षा कुत्तों को नस्ल के बजाय व्यक्तियों के रूप में आंकने के लिए उनका सबसे मजबूत तर्क बन गई। पीसफुल पाइन्स केनेल, जहां रॉकी को अस्थायी रूप से रखा गया था, उसकी कहानी से प्रेरित होकर पूरी तरह से बदल गया।
उन्होंने अपनी सुविधा को और अधिक परिवार अनुकूल बनाने के लिए फिर से डिजाइन किया, जहां कुत्ते अपने आसपास के वातावरण के साथ दृश्य संपर्क बनाए रख सकते थे। अब ये समझते हुए कि जिसे वे कभी चिंता के रूप में देखते थे वो वास्तव में सुरक्षात्मक प्रवृत्ति हो सकती है, उन्होंने सुनिश्चित किया कि भविष्य के निवासियों को बिना किसी निर्णय के अपने प्राकृतिक व्यवहार को व्यक्त करने के अवसर मिलेंगे। शांत शामों में जब बच्चे सो रहे होते थे और रॉकी उनके कमरों के बीच दालान में अपनी निष्ठापूर्वक निगरानी रखता था, लॉरा और डैनियल अक्सर सोचते थे कि वे सब कुछ खोने के कितने करीब आ गए थे जो अब उनके लिए बहुत मायने रखता था। उनकी कहानी सिर्फ एक कुत्ते द्वारा बच्चे को बचाने की कहानी से कहीं ज्यादा हो गई थी। ये प्रेम, पूर्वाग्रह और बदलाव की क्षमता के बारे में एक शक्तिशाली संदेश में बदल गई थी। उनके जीवन में रॉकी की मौजूदगी ने उन्हें निर्णय और धारणा के बारे में बहुत गहरे सबक सिखाए थे। जिसे वे कभी धमकी भरा व्यवहार मानते थे वो सुरक्षा का सबसे शुद्ध रूप था। जिसे वे आक्रामकता के रूप में समझते थे वो प्रेम और चिंता का संचार करने का हताश प्रयास था। वही गुण जो उन्हें डराते थे, उसकी ताकत, तीव्रता और अटूट ध्यान, वही गुण थे जिन्होंने उनकी बेटी की जान बचाई थी। उनके अनुभव ने उनके तत्काल परिवार से कहीं ज्यादा लोगों के जीवन को प्रभावित किया। अन्य परिवार जिन्होंने इसी तरह के डर और पूर्वाग्रहों का सामना किया था, उन्हें उनकी कहानी में उम्मीद मिली। जो समुदाय कभी डर से विभाजित था वो समझ में एकजुट हो गया था। बच्चे जो शायद कुछ नस्लों से डरना सीखते हुए बड़े हुए थे, वे इसके बजाय प्रत्येक जानवर को एक व्यक्ति के रूप में आंकना सीख रहे थे। उनकी यात्रा से जो संदेश उभरा वो सरल लेकिन शक्तिशाली था। प्रेम और वफादारी की कोई जाति नहीं होती। रॉकी ने प्रदर्शित किया था कि भक्ति, बुद्धिमत्ता और सुरक्षात्मक देखभाल की क्षमता आनुवंशिकी या दिखावट तक सीमित नहीं थी। उसके कार्यों ने साबित कर दिया था कि कभी कभी हम जिन चीजों से सबसे ज्यादा डरते हैं वही चीजें हमें अपने जीवन में सबसे ज्यादा चाहिए होती हैं। डैनियल अक्सर रॉकी की कहानी और बड़े सामाजिक पूर्वाग्रहों के बीच समानता के बारे में बात करते थे। हमने लगभग सब कुछ खो दिया क्योंकि हमने डर और गलत धारणाओं को अपने निर्णयों का मार्गदर्शन करने दिया, जैसा कि वो सामुदायिक आयोजनों में कहते थे। हम व्यक्तिगत चरित्र के बजाय दिखावट या प्रतिष्ठा के आधार पर कितने अन्य निर्णय लेते हैं। एक चिकित्सा पेशेवर और एक मां दोनों के रूप में लॉरा के दृष्टिकोण ने उनके संदेश में एक और परत जोड़ दी। उन्होंने डर को अवलोकन पर हावी होने देने के खतरे के बारे में बात की कि कैसे उनकी पूर्व धारणाओं ने उन्हें सोफी की बीमारी के बारे में चेतावनी देने के रॉकी के हताश प्रयासों के प्रति लगभग अंधा कर दिया था। चिकित्सा सम्मेलनों में उनके भाषणों ने अंतर्दृष्टि और ज्ञान के अप्रत्याशित स्रोतों के लिए खुले रहने के महत्व पर जोर दिया। जैसे जैसे सोफी बड़ी हुई, उसने रॉकी के साथ अपनी कहानी के गहरे महत्व को समझना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों को एक बच्चे की सरल बुद्धि से बताया कि रॉकी ने मुझे इसलिए नहीं बचाया क्योंकि वो पिटबुल है। उसने मुझे इसलिए बचाया क्योंकि वो रॉकी है और वो मुझसे प्यार करता है। उनके शब्दों ने उनके परिवार की सीख का सार पकड़ लिया कि सच्चा चरित्र श्रेणियों और लेबलों से परे होता है। वे जो विरासत छोड़ना चाहते थे वो परिवर्तन का सबूत था कि भय को इस समझ से दूर किया जा सकता है कि पूर्वाग्रह को अनुभव से खत्म किया जा सकता है और प्रेम सबसे बड़ी खाई को भी पाट सकता है। रॉकी की कहानी मनुष्यों और जानवरों के बीच असाधारण बंधन और दूसरा मौका देने की उपचार शक्ति का प्रमाण बन गई। अंत में दुनिया के लिए उनका संदेश एक उत्सव और चेतावनी दोनों था। अप्रत्याशित स्थानों पर प्यार और वफादारी की क्षमता का जश्न मनाएं, लेकिन डर और पूर्वाग्रह को हमारे विकल्पों का मार्गदर्शन करने देने की कीमत से सावधान रहें। रॉकी ने उन्हें न केवल पारिवारिक खुशी का दूसरा मौका दिया था बल्कि दुनिया को स्पष्ट और अधिक दयालु आंखों से देखने का दूसरा मौका भी दिया था। रॉकी के वीर बचाव और उसकी असाधारण प्रवृत्ति के रहस्य उद्घाटन के साथ शुरू हुआ परिवर्तन रीड परिवार तक ही सीमित नहीं रहा। यह उनके तत्काल परिवार और समुदाय से कहीं आगे तक फैल गया। जो मुक्ति की एक व्यक्तिगत यात्रा के रूप में शुरू हुआ था वो एक आंदोलन बन गया, दूसरे मौके की समझ और बिना शर्त प्यार की शक्ति का एक प्रमाण। रॉकी की कहानी का स्थानीय मीडिया कवरेज एक राष्ट्रीय चर्चा में बदल गया। समाचार आउटलेट ने इस कहानी को न केवल इसके नाटकीय तत्वों के लिए बल्कि पूर्वाग्रह की धारणा और मनुष्यों और जानवरों के बीच के अनूठे बंधनों के बारे में इसके गहरे सबक के लिए चुना। पशु चिकित्सा स्कूलों और चिकित्सा संस्थानों ने पारंपरिक परीक्षणों से पहले सोफी की बीमारी का पता लगाने की रॉकी की क्षमता का अध्ययन करना शुरू कर दिया। उसकी तीव्र श्रवण क्षमता और सूक्ष्म शारीरिक परिवर्तनों के प्रति बढ़ी हुई संवेदनशीलता ने इस बात में रुचि जगाई कि जानवर कैसे प्रारंभिक बीमारी का पता लगाने में सहायता कर सकते हैं। लॉरा और डैनियल ने खुद को सुर्खियों में पाया,
अनिच्छुक प्रतिभागियों के रूप में नहीं बल्कि अपनी कहानी साझा करने के लिए उत्सुक अधिवक्ताओं के रूप में। उन्होंने सम्मेलनों में बात की, टॉक शो में दिखाई दिए और स्वास्थ्य सेवा में मानव पशु भागीदारी की अप्रयुक्त क्षमता का पता लगाने वाले शोधकर्ताओं के साथ सहयोग किया। उनका संदेश सरल लेकिन गहरा था। कभी कभी जिन चीजों से हम सबसे ज्यादा डरते हैं वही चीजें हमें अपने जीवन में सबसे ज्यादा चाहिए होती हैं। एम्मा का विकास एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जो कुत्ते के पास रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एक प्रमाणित पशु व्यवहार चिकित्सक के रूप में रीड परिवार के भीतर सबसे उल्लेखनीय परिवर्तनों में से एक को चिन्हित करता है। उसका काम रॉकी की विरासत के साथ गहराई से जुड़ गया। वो आशा की किरण के रूप में अपनी खुद की यात्रा का उपयोग करके व्यक्तियों को कुत्तों के आघात से संबंधित भय को दूर करने में मदद करने में माहिर थी। मैंने अपने अतीत को खुद को परिभाषित करने के लिए वर्षों बिताए, एम्मा ने एक TEDx वार्ता के दौरान साझा किया जो वायरल हो गई। लेकिन जब मैंने देखा कि रॉकी ने सोफी को कैसे जवाब दिया, आक्रामकता या खतरे के साथ नहीं बल्कि शुद्ध सहज प्रेम के साथ, मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत थी। सभी कुत्ते उस कुत्ते की तरह नहीं होते जिसने मुझ पर हमला किया, और यहाँ तक कि जो नुकसान पहुँचाने में सक्षम हैं, वे अभी भी अविश्वसनीय करुणा दिखा सकते हैं। रॉकी अक्सर इन सत्रों में उनके साथ होता था, जो एक शांत उपस्थिति और नस्ल की सौम्यता की क्षमता का एक जीवंत उदाहरण दोनों के रूप में कार्य करता था। अपने काम के माध्यम से एम्मा ने कुछ अप्रत्याशित पाया। कई लोगों को न केवल कुत्तों से बल्कि खुद की भेद्यता से भी डर लगता था। पिटबुल के बारे में अपनी चिंताओं का सामना करके वे अक्सर विश्वास, नियंत्रण और नुकसान के बारे में गहरी असुरक्षाओं को उजागर करते थे। रॉकी की कहानी उन डर पर काबू पाने के लिए एक रूपक बन गई, एक अनुस्मारक की प्यार और वफादारी दिखावे से परे हैं। रॉकी के प्रभाव से प्रेरित होकर लॉरा और डैनियल ने एम्मा और कई मेपलवुड निवासियों के साथ रॉकी के सेकंड चांस फाउंडेशन की सह स्थापना की। फाउंडेशन का उद्देश्य नस्ल भेदभाव को चुनौती देना, जिम्मेदार पालतू स्वामित्व को बढ़ावा देना और कलंकित नस्लों को अपनाने वाले परिवारों के लिए संसाधन प्रदान करना था। इसका मिशन कथन रीड्स के मोचन में विश्वास को दर्शाता है। प्रत्येक कुत्ते को दूसरा मौका मिलना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को बिना शर्त प्यार का अनुभव करने का अधिकार है जो केवल एक वफादार साथी ही दे सकता है। फाउंडेशन की पहली पहल स्थानीय आश्रयों के साथ साझेदारी थी ताकि विशेष रूप से पिटबुल और अन्य गलत समझी गई नस्लों के लिए पालक कार्यक्रम बनाए जा सके। इन कार्यक्रमों ने भावी गोद लेने वालों को अनुभवी प्रशिक्षकों और परामर्शदाताओं के साथ जोड़ा, जिससे नए घरों में सफल संक्रमण सुनिश्चित हुआ। जिन परिवारों को कभी पिटबुल से डर लगता था, वे अब रॉकी की कहानी और गोद लेने वालों की प्रशंसा से प्रेरित होकर उनका बेसब्री से स्वागत कर रहे हैं, जिनकी जिंदगी बदल गई थी। ऐसी ही एक सफलता की कहानी थॉम्पसन से आई। हाँ, मार्गरेट और उनके पति, जिन्होंने एक फाउंडेशन इवेंट में स्वयंसेवक के रूप में काम करने के बाद मैक्स नामक एक वरिष्ठ पिटबुल को गोद लिया। मैक्स ने अपनी उम्र और गठिया के कारण उसे छोड़ दिया और जल्द ही उनके घर का एक प्रिय सदस्य बन गया। मार्गरेट अक्सर मजाक करती थी कि मैक्स के आसपास होने से उसे किसी भी अलार्म सिस्टम से ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है। फाउंडेशन ने स्कूलों में बच्चों को जिम्मेदार पालतू जानवरों के स्वामित्व के बारे में सिखाने और इंटरैक्टिव कार्यशालाओं के माध्यम से रूढ़ियों को चुनौती देने के लिए शैक्षिकी अभियान भी शुरू किए। सोफी और रॉकी नियमित आगंतुक बन गए, जो बच्चे और कुत्ते के बीच के बंधन को प्रदर्शित करते हैं। जो बच्चे शुरू में रॉकी से दूर भागते थे, वे अपने माता पिता से पूछते हुए सत्र से चले गए कि क्या वे उसके जैसा ही कुत्ता पा सकते हैं। डैनियल की आर्किटेक्चरल फर्म ने रॉकी के साथ अपने अनुभवों से प्रेरित होकर अपना खुद का परिवर्तन किया। उन्होंने पालतू जानवरों के लिए एकीकृत स्थानों के साथ घरों को डिजाइन करना शुरू किया, जिसमें सौंदर्य शास्त्र से समझौता किए बिना कार्यक्षमता और सुरक्षा पर जोर दिया गया। उनकी खास विशेषता रॉकी कॉर्नर परिवार के अनुकूल घर के डिजाइन में एक मुख्य तत्व बन गया, जिसमें निर्दिष्ट निगरानी चौकियां थीं, जहां गार्ड कुत्ते आराम से अपनी सुरक्षात्मक निगरानी रख सकते थे। इन नवाचारों ने शहरी योजनाकारों और डेवलपर्स का ध्यान आकर्षित किया, जिससे पालतू जानवरों के अनुकूल आवास परियोजनाओं पर सहयोग हुआ। पूरे पड़ोस को सामुदायिक डॉग पार्क, वॉकिंग ट्रेल्स और सुरक्षित खेल के मैदानों के साथ डिजाइन किया गया था, जिससे ऐसे वातावरण को बढ़ावा मिला जहां पालतू जानवर और लोग एक साथ रह सके। विशेष रूप से एक परियोजना एक कम आय वाले आवास विकास जिसमें बिल्ट इन पालतू सुविधाएं हैं ने डैनियल को सामाजिक नवाचार के लिए पुरस्कार दिलाया। डैनियल ने पुरस्कार समारोह के दौरान समझाया कि घरों को वहां रहने वाले सभी लोगों की जरूरतों को प्रतिबिंबित करना चाहिए। हमारे लिए इसमें हमारे 4 पैरों वाले परिवार के सदस्य भी शामिल हैं।
रॉकी ने मुझे सिखाया कि डिज़ाइन केवल दीवारों और खिड़कियों के बारे में नहीं है, यह ऐसी जगहें बनाने के बारे में है जहां प्यार और वफादारी पनप सके। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि आप अगली कहानी न चूकें। देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही और कहानियां आ रही हैं, देखते रहें और जिज्ञासु बने रहें। हमें ये कहानियां आपके साथ साझा करना अच्छा लगता है, इसलिए अगर यह आपको प्रभावित करती है तो आप इसे किसी और के साथ साझा करें जिसे इसकी